हेलो नमस्कार। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पॉलिटी के लिए। ठीक है, एक मिनट, उल्टा बोल दिया मैंने। आरओ और एआरओ के लिए पॉलिटी की ये सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है ना, आज से। तो अगर आप आरओ एआरओ 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, या देने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को प्लीज़ कंटिन्यू देखें। और इस वीडियो को देखना कैसे, इस बारे में पहले मैं बात करूँगा, देन इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक, सबसे पहले जो है आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन खरीदना है। अगर है पुरानी तो भी अच्छी बात है, वो भी चलेगी। उसको पढ़ना है टॉपिक वाइज, ठीक है ना। जैसे मान लो घटना चक्र से आपने सबसे पहले पढ़ा संवैधानिक विकास, ठीक, भारत का संवैधानिक विकास। और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो है आपको इस बुक को लेना है। अगर इस बुक को ले लिया आपने, इसका नाम है घटना चक्र चित्रात्मक प्रस्तुति, ठीक है। ये दृष्टि के नाम से आती है। ये एक पतली सी किताब आती है, करीब इसमें 60 to 65 या 70 पेज होते हैं। और जो पूर्वावलोकन है उसमें होते हैं करीबन 350 और इससे ज़्यादा पेज। ठीक, तो पहले उसको पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर थ्योरी सारा कुछ पढ़ने के बाद फिर इस बुक को आपको पढ़ना है। ठीक, इसके साथ जो है आपको इस वीडियो को भी देखना है। अब इस वीडियो को क्यों देखना है वो मैं बता देता हूँ रीज़न। क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारे आपको ट्रिक बताऊँगा, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। और जो जैसे आर्टिकल हैं, आर्टिकलों को कैसे याद करना है, ठीक है ना, कोई डेट है उसको कैसे याद करना है, ठीक है ना, और सीरीज है उन सबको कैसे याद करना है, इन सब के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको पढ़ना है। ठीक, और हाँ एक चीज़ और वो है कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है ना, तो आप इस पीडीएफ को जो है आप टेलीग्राम पे जुड़ के वहाँ से ले सकते हैं, या फिर जो आप मेरा चैनल के अबाउट सेक्शन में नंबर पड़ा है वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक, दो ऑप्शन है, तो कैसे भी ले सकते हैं आप। एंड ये 2023 का ही है, करंट का ही है, मतलब प्रेजेंट कह सकते हैं, नया ही एडिशन है। और सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे तो जिस प्रकार से घटना चक्र को बनाया है, ठीक है ना, उसी का एक संक्षिप्त रूप, उसी का शॉर्ट नोट्स है ये बुक। ठीक है, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो और विदाउट स्किपिंग ऑफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे कहा गया है कि भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ था, इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है, ठीक है ना। एंड देखो, हमें केवल यहाँ पे ना थ्योरी नहीं पढ़नी है, यहाँ पे केवल पढ़ना है जो फैक्ट दे रखे हैं वो। और आपको भी पता है कि पीसीएस के एग्ज़ाम में, ठीक है, और आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में, कहने का मतलब स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में या यूपीपीएससी जितने भी एग्ज़ाम कराता है उसमें जो है केवल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। तो हमें फैक्ट को रट के जाना है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है ना। थ्योरी हमें बहुत ही कम देखनी है, और इसके साथ अगर हम बात करें तो इस बुक में थ्योरी भी बहुत ही कम है, केवल और केवल फैक्ट दे रखे हैं। ठीक, बाकी यहाँ थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है क्षणिक नहीं है, मतलब एक छोटे समय में नहीं हुआ है, बल्कि क्रमिक विकास का एक परिणाम है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से सरकार एवं प्रशासन की विधिक रूप से रेखा निर्मित की गई, जिसका भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा था। और आगे कहा है कि भारत के संवैधानिक विकास को, ठीक है, शासन की प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। तो शासन को जो दो भागों में बांटा गया उसी के आधार पर यहाँ पे कुछ बात कही गई। अब यहाँ पे देखते हैं भारतीय संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ था। ये देखो, दो भाग की बात की गई, एक भाग ये और एक भाग ये। पहले भाग के बारे में देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के लिए पारित प्रमुख ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, ठीक है ना। तो ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना शासन चलाने के लिए कौन कौन से जो अधिनियम पारित किए थे वो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो एक है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1786, ठीक है, और ये चार्टर एक्ट 1833, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 और ये चार्टर एक्ट 1853, ठीक है ना। तो ये थे कुछ अधिनियम जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पारित किए गए थे भारत पर शासन करने के लिए। एंड नाउ अब हम बात करने वाले हैं द्वितीय पाठ के बारे में, और इसमें कहा गया ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, ठीक है। तो इसमें कहा गया है
भारत सरकार अधिनियम 1858। देखो ये जो पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट है 1857 की क्रांति, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। 1857 की क्रांति से पहले का पार्ट और 1857 की क्रांति के बाद का पार्ट दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। जो 1857 की क्रांति है वो बीच में लेके और यहाँ पर पार्ट 2 में बांट दिया है। तो यहाँ पर पार्ट 2 का प्रथम, इसमें कहा गया भारत शासन अधिनियम 1858। फिर है 8वें नंबर पे, सॉरी 8वें नंबर पे, पहले 7 फिर 8वें नंबर पे भारत परिषद अधिनियम 1861। फिर 9वें नंबर पे भारत परिषद अधिनियम 1892। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909, और ये है इसको दूसरे नाम से ही बोलते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम, ठीक। इसके बाद है ये भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, इसको जो है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। और भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ये सबसे अंत का है, और 1947, ठीक। ये कुछ अधिनियम हैं जो अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में शासन करने के लिए अधिनियम बनाए गए थे, पारित किए गए थे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखो रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ 1773 प्रथम था, ठीक है, और इसी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक। तो इसका उद्देश्य क्या था वो हमें देखना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था और इसके प्रमुख जो प्रावधान थे वो क्या थे, इसके बारे में हमें यहाँ पर देखना है, ठीक। तो कंपनी में व्याप्त क्या क्या था, भ्रष्टाचार था, कुशासन था, और इसको दूर करना था, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का उद्देश्य था कि कंपनी में भ्रष्टाचार हो रहा था, कुशासन हो रहा था, इन सबको समाप्त करने के लिए जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया था। इसके प्रमुख प्रावधान, इसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया, ठीक है। और ये जो प्रथम था ये था वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना। आपको पता होगा 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बॉम्बे और तीसरी कौन सी थी, चेन्नई, ठीक। इसको हम BBC के नाम से भी जानते हैं। तो बॉम्बे और जो कोलकाता, यार एक मिनट, चेन्नई ये वाली थी ना, इन दोनों प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दी गई, और बंगाल के जो गवर्नर था, ठीक है, इसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, ठीक। और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात है, और इसका जो गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग, ठीक। और इससे पहले ये पारित हुआ था, इससे पहले इन तीनों का समान पोजीशन थी, ठीक है ना। और ये पारित होने के बाद बंगाल को इसका मुखिया बना दिया और बाकी के 2 को इनके अंडर में कर दिया गया, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं है कुछ भी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में यहाँ देखते हैं, ये है आपका प्रमुख प्रावधान। इसके अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था, इसके कौन कौन से प्रावधान थे ये देखते हैं। तो बंगाल गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद गठन किया गया था, और जो 4 सदस्य थे उनके नाम ये आपको याद कर लेना है। ये है जॉर्ज मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस और जॉन क्लेवरिंग, और ये था रिचर्ड बारवेल, ठीक है। और इसके बाद है ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन जो है बम्बई कर दिया, और मद्रास और चेन्नई एक ही बात है, कर दी गई, ठीक है ना, प्रेसिडेंसी को कर दिया गया था। इसके बाद उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और मुख्य न्यायाधीश था इसका एलिजा एम्पे। ये क्वेश्चन बनता है अक्सर कि जो सुप्रीम कोर्ट उस समय स्थापना की गई थी 1861 के अधिनियम के तहत, तो उसका प्रथम जो जज था, मुख्य न्यायाधीश था, ठीक है, वो कौन था, ये था एलिजा हेम्पे। और अन्य न्यायाधीश थे हाइड, चेचर्ज और लेमेस्टर। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट में कहा गया है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, और इसके संक्षिप्त रूप में यहाँ पर कहा गया है ये 1700, मैंने अभी 1861 बताया था वो गलत है, ठीक है ना, ये बाद में बनाया था दूसरे अधिनियम के तहत। ये है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत जो है, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, उसके जस्ट अगले साल जो है 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक। आगे यहाँ पे कहा गया भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में, और ये थोड़ा सा नोट्स है वहीं के रूप में, ठीक है ना। तो भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, और यहाँ पे स्टार लगाया ना, वहाँ पे मान के चलो वो क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। और इसमें कहा गया है कि आधुनिक उच्चतम
न्यायालय का उद्घाटन जो है 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में हुआ था। ठीक। एंड नेक्स्ट के बारे में अब हम देख लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये सारे एक्ट आपको क्रम से याद रखने हैं और इन एक्ट के समय कौन कौन गवर्नर थे, कौन कौन गवर्नर जनरल थे और वायसराय थे, इन सबको याद करके रख लेना है। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं ये क्या कह रहा है कि इस एक्ट को जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। ठीक है। और पिट्स इंडिया एक्ट का नाम जो है विलियम पिट्स के नाम पर रखा गया था, जो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था। ठीक। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट जो अंग्रेजों के द्वारा पास किया गया था ये था 1773। इसको पास करने के बाद फिर भी कुछ कमियां रह गई थी और उन कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लाया गया था। जब इस एक्ट को लाया गया था उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था विलियम पिट्स, और इसका जो ये पास किया गया था उससे पहले एक रेगुलेटिंग एक्ट है, ये है 1773। ठीक। की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट ये विलियम पिट्स के नाम पर पड़ा था। ठीक। नाउ अब हम देखते हैं इसके प्रावधान के बारे में। ठीक है। इसके प्रावधान क्या कहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि कंपनी के मामले जो है सरकारी नियंत्रण में वृद्धि होगी। इसके बाद कहा गया है कि कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक जो कार्यों का है वो पृथक्करण कर दिया, मतलब कंपनी के राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य इन दोनों को बांट दिया गया था कि कंपनी के व्यापारिक कार्य क्या होंगे और राजनीतिक कार्य क्या होंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या कहा गया है कि कंपनी के राजनीतिक कार्यों के बारे में यानी कि राजनीतिक कार्य किसके अंडर में होंगे वो, और व्यापारिक कार्य किसके अंडर में होंगे वो, उन दोनों के बारे में कहा गया है कि प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड के नाम से नए निकाय का गठन किया गया। ठीक। और व्यापारिक कार्यों में जो है निदेशक मंडल को अधीक्षण की अनुमति दी गई। ठीक। अब तीसरा एक्ट है यहाँ पर 1786 का, चार्टर एक्ट 1786। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल को क्या कहा गया है, गवर्नर जनरल। ठीक है ना। गवर्नर जनरल मतलब जी। ठीक है ना। गवर्नर जनरल को जो है विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने के लिए, ठीक है ना, परिषद को रद्द करने के लिए और इसके साथ अपने निर्णयों को लागू करने के लिए इसको अधिकार दिया गया था। किसको, गवर्नर जनरल को। ठीक है। ये कोई खास नहीं है। अब बात करते, ये 1784 वाला है एक्ट है और 1786 में पास हुआ था, इसलिए यहाँ पे लिखा है। ठीक। यहाँ पे कहा गया चार्टर एक्ट 1813। ठीक। इसके कौन कौन से प्रमुख प्रावधान है ये यहाँ देख लेते हैं। कंपनी के भारतीय व्यापारिक जो एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक है ना। और इसके बाद चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापारिक जो एकाधिकार को पूर्ववत जारी था। इसमें क्या किया गया था कि चार्टर एक्ट 1813 में, ठीक है ना, जो ब्रिटेन की कंपनी थी उसका पूर्ण अधिकार था केवल भारत पर केवल वही व्यापार कर सकती है, इसके अलावा कोई भी व्यापार अदर कंपनी नहीं कर सकती है। ठीक है ना। तो जो मोनोपोली थी, एकाधिकार था, इसको समाप्त कर दिया था और इसके साथ कहा था कि जो कंपनी है, ब्रिटिश की कंपनी है, वो उसके अलावा जो है अदर कंपनियां भी भारत पर व्यापार कर सकती हैं भारत में। इसके साथ एक कंडीशन लगा दी थी और कंडीशन थी कि चाय के व्यापार को छोड़कर, मतलब चाय के व्यापार केवल और केवल ब्रिटिश की कंपनी करेगी और चीन के साथ करेगी। ठीक है ना। चीन का साथ का व्यापार और चाय, एक तरह से प्रोडक्ट चाय और चीन कंट्री के साथ जो व्यापार किया जा रहा है उसको छोड़कर बाकी सभी जगह अदर कंपनियां भी व्यापार कर सकती थी। ये भी कंडीशन इसीलिए थी क्योंकि उस समय चाय का व्यापार सबसे अधिक होता था और कंट्री चीन थी। ठीक। इसके बाद आगे यहाँ पे कहा गया है, ये भी देख लेते हैं कि ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। ब्रिटिश मिशनरियों का मतलब है जो ब्रिटिश के ईसाई धर्म प्रचारक थे, ये यहाँ पे आए, इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया और कहा था कि भारतीयों को कहा था कि आप जो है ईसाई धर्म को अपना लें। ठीक है ना। और ये भी कहा गया था कि इसी वाले चार्टर एक्ट में कहा गया था प्रथम बार शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च करने की बात की गई थी। ये 1813 में 1 लाख रुपये खर्च करना उस समय ये बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी। ठीक।